नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का CMI फुलेरा की ऑनलाइन क्लासेस में। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 3rd C सॉल्व करी थी। ठीक है, क्या था कि यदि QX एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो e टू दी पावर AX तो उसका PI कैसे निकालते हैं। ठीक है, वो टेक्निक सीखी थी। आज उससे अगली एक्सरसाइज 3rd D, उसमें हम सीखेंगे यदि QX की वैल्यू sin AX या cos AX हो तो उसका PI कैसे पता करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ध्यान दें क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या पढ़ने वाले हैं आज कि यदि QX बराबर साइन ऑफ AX या cos AX हो तो PI याद करना। ठीक है, या इसी को आप यूं भी बोल सकते हो 1/f ऑफ D साइन AX या 1/f ऑफ D cos AX ज्ञात करना। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं कि इफ QX इक्वल्स टू साइन AX और cos AX देन फाइंडिंग आउट ऑफ PI। तो ये कर रहे हैं, या फिर 1/FD साइन AX और 1/FD cos AX, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं क्या होगी। तो आ जाओ वही सिस्टमेटिक तरीके से। ध्यान दें कि d/dx इसी को बोलते हैं कैपिटल D। तो ध्यान दो, जब हमने e पे पावर ax के लिए PI पता करने का मेथड डिराइव किया था, क्या किया था, e पे पावर ax का कंसेक्यूटिवली डेरिवेटिव करते गए थे। निरंतर उत्तरोत्तर क्रम में हमने e पे पावर ax का अवकलन किया था। सेम यहाँ पे भी वही कर रहा हूँ। तो उत्तरोत्तर अवकलन कर रहा हूँ, साइन लेके चलो, जैसे साइन मान लिया मैंने, तो साइन AX का अवकलन, D का मतलब है अवकलन या डेरिवेटिव, क्या होगा साइन AX का हो जाएगा cos AX इंटू A। ठीक है, दोबारा करो तो D², भाई दोबारा अवकलन कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब D² 2 बार, तो cos AX का हो जाएगा माइनस साइन AX और फिर AX का A के पहले से, तो ये हो गया -A² साइन AX। ठीक है, तीसरी बार करो तो D³ साइन AX। तो जब तीसरी बार करोगे तो ये -A², तो ऐसे कैसे साइन AX का हो जाएगा cos AX और फिर AX का A। ठीक है, तो ये हो गया कुल मिला के -A³ cos AX। चौथी बार करो D4 साइन AX। तो चौथी बार करोगे तो cos AX का क्या होगा भाई, cos AX का होगा वापस से माइनस का साइन AX और फिर AX का A। तो ये टोटल मिला के A इंटू A, या इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ -A² का स्क्वायर साइन AX, इस तरीके से। ठीक है, कि 3 और 1 4 पावर हो गई ना, तो पावर 2 और 2 4, और माइनस माइनस तो माइनस का भी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से लिखा है इसको। और अच्छे से समझना चाहते हो तो एक बार और कर लो, तो D5, तो ये D5 क्या हो जाएगा -A² का स्क्वायर साइन AX का डेरिवेटिव cos AX फिर AX का A, और एक बार लास्ट बार और कर लो D6, तो वापस से cos AX का माइनस साइन AX और फिर AX का A, तो A के पहले से है तो A², तो कुल मिला के हो जाएगा -A² का होल क्यूब साइन AX। ठीक है, इस तरीके से। और अब समझें आप जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो ध्यान दें क्या क्या हुआ, एक बार अवकलन किया मैंने साइन का तो आ गया cos और AX का A। ठीक है, दोबारा किया तो cos का माइनस साइन और फिर AX का A, तो A इंटू A A² हो गया, तो -A²। तीसरी बार किया तो साइन का cos और AX का A, तो ये -A² और A³ हो गया। जब चौथी बार किया तो cos का माइनस साइन AX का A, तो टोटल मिला के A पे पावर 4 हो गई, तो A पे पावर 4 को A² का स्क्वायर लिखा है, और माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस का स्क्वायर।
जब मैंने 5वीं बार किया तो माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर तो ऐसे कैसे ही है, साइन का हो गया कोस ए एक्स और फिर ए एक्स का ए, और जब 6ठी बार किया तो कोस ए एक्स का माइनस साइन ए एक्स और ए एक्स का ए के पहले से था तो ए स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर पहले से एक माइनस और आ गया तो माइनस का क्यूब, और ए स्क्वायर का स्क्वायर पहले से एक ए स्क्वायर और आ गया तो ए स्क्वायर का भी क्यूब। तो देखो यहाँ पे लॉजिक क्या चल रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा भाई एक तरीके से कि यदि मैं इसको एक सिमेट्रिक पैटर्न ढूंढो इसमें, ठीक है, यदि कुछ सममितता ढूंढना चाहूँ तो देखो डी स्क्वायर जो सम घात है ना उनको देखो आप, डी स्क्वायर तो माइनस ए स्क्वायर, साइन की जगह साइन ही है, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं कि आप इसमें सिमेट्री ढूंढो कि चेंज नहीं हो, साइन की जगह साइन ही हो। तो ध्यान दें, तो वो सिमेट्री क्या है कि देखो साइन साइन, चौथी बार किया वापस से साइन का साइन आ गया, 6ठी बार किया, ठीक है। अच्छा यहाँ लिखा नहीं क्या, तो यहाँ साइन ए एक्स है भाई, साइन ए एक्स का ही तो चल रहा था ये डेरिवेटिव, तो ध्यान दें, ठीक है, साइन ए एक्स का डेरिवेटिव चल रहा था ये, ठीक है, और यहाँ भी किसका डेरिवेटिव चल रहा था, साइन ए एक्स का, ठीक है। तो चौथी बार किया तो भी साइन की जगह साइन, जब 5वीं बार किया तब भी साइन, कोस में चेंज हो गया ये, तो 6ठी बार किया तब साइन की जगह वापस साइन, ठीक है। तो देखो हर 2 बार अवकलन करने से वापस साइन मिल जाता है, दूसरी बार में, चौथी बार में, 6ठी बार में, यही चल रहा है पैटर्न। तो पैटर्न क्या चल रहा है कि जैसे जैसे आप सम बार अवकलन करते हो साइन वापस साइन में ही मिलता है, ठीक है। साइन का अवकलन करने चले थे साइन ही आता है वापस से रिजल्ट में भी, ठीक है, कि चाहे 2 बार करो, चाहे 4 बार करो, चाहे 6 बार करो, ठीक है। और एक और दिख रहा होगा आपको कि डी स्क्वायर रिप्लेस हुआ माइनस ए स्क्वायर से, डी पे पावर 4 रिप्लेस हो गया माइनस ए स्क्वायर के स्क्वायर से, और डी पे पावर 6 रिप्लेस हो गया माइनस ए स्क्वायर क्यूब से। तो कुल मिला के यूँ बोल सकते हैं क्या, देखो ये जो डी पे पावर 4 है ना, इसको डी पे पावर 4 नहीं लिख के ऐसे लिखो डी स्क्वायर का स्क्वायर, ताकि और अच्छे से क्लियर हो और सिमेट्री दिखे आपको, ठीक है। डी पे पावर 6 को यूँ लिखो डी स्क्वायर का क्यूब, लिख सकते हैं डी पे पावर 6 को। और अब इन 3 टर्म्स को देखो, एक तो इसको, ठीक है, डी स्क्वायर वाली को, एक इसको डी पे पावर 4 वाली को, और एक इसको डी पे पावर 6 वाली को, ठीक है। इन 3 टर्म्स को देखें आप, तो क्या दिखेगा कि चाहे स्क्वायर करो, चाहे पावर 4 करो, चाहे पावर 6 करो, साइन साइन में ही रह रहा है। तो इसका मतलब डी पे पावर 8, डी पे पावर 10 वो तब भी साइन ही आएगा रिजल्ट में। और डी स्क्वायर रिप्लेस हुआ माइनस ए स्क्वायर से, देखो पावर 4 को डी स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया मैंने, अभी भी डी स्क्वायर रिप्लेस हुआ माइनस ए स्क्वायर से, डी पे पावर 6 को डी स्क्वायर का क्यूब लिख दिया, अभी भी डी स्क्वायर रिप्लेस हुआ माइनस ए स्क्वायर से। तो कुल मिला के आपको यूँ दिख रहा होगा कि डी स्क्वायर हमेशा माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से यदि मैं अवकलन करते हुए चलूँ, ठीक है, इसी तरीके से यदि मैं अवकलन करते हुए चलूँ और डी पे पावर 2n ज्ञात करूँ, ठीक है, तो जब डी पे पावर 2n ज्ञात करूँगा, ठीक है, कि 2n बार अवकलन साइन ए एक्स का, तो क्या आएगा वापस से साइन ही आएगा, ठीक है, क्योंकि समबार कर रहे हैं ना अवकलन, जब भी समबार करते हैं चाहे स्क्वायर, चाहे पावर 4, चाहे पावर 6, चाहे 6 बार, चाहे 4 बार, चाहे 2 बार, तो साइन ही आता है, ठीक है। और होता क्या है कि जो डी स्क्वायर है वो माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस हो जाता है, डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो जो डी स्क्वायर है वो रिप्लेस होगा माइनस ए स्क्वायर से, और ये पावर एन, भाई डी पे पावर 2n को ऐसे ही तो लिखोगे डी स्क्वायर पे पावर एन, तो यही तो हुआ डी पे पावर 2n का मतलब, ठीक है। तो जो डी स्क्वायर है वो रिप्लेस हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर से। तो ये लॉजिक चल रहा है इसमें कि जब भी हम साइन का अवकलन करते हैं तो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस हो रहा है, ठीक है, और साइन साइन ही ले रहा है। तो ये एक तरीके से इसमें सिमेट्री चल रही है। तो ये मेरे पास में एक जनरल फॉर्मूला हो गया कि डी स्क्वायर किससे रिप्लेस हो रहा है, माइनस ए स्क्वायर से। अब यदि मैं इसी का ही जनरलाइजेशन करूँ तो मैं यूँ लिख सकता हूँ कि यदि मेरे पास में कोई
फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर है और उसको यदि मैं साइन पे ऑपरेट कर रहा हूँ तो होगा क्या, ये जो डी स्क्वायर है वो रिप्लेस हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर से और ये रिजल्ट आ जाएगा। देख लो, जब डी स्क्वायर था तब माइनस ए स्क्वायर, साइन तो साइन ही रह रहा है, डी पे पावर 4 था मतलब डी स्क्वायर का स्क्वायर था तो अब भी डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से, साइन की जगह साइन ही आया। डी पे पावर 6 था मतलब डी स्क्वायर का क्यूब, तब भी डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से, साइन की जगह साइन ही रहा। तो सेम इसी तरीके से जब एफ ऑफ डी स्क्वायर होगा तब भी डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से और साइन की जगह साइन ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये लॉजिक चल रहा है इसमें। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ 1/f डी स्क्वायर इससे संक्रिया कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ 1/, तो लिखे यहां पे क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ 1/f डी स्क्वायर से संक्रिया करने पर। ठीक है, कि दोनों तरफ 1/f डी स्क्वायर से संक्रिया करने पर। तो देखो जब आप ये काम करोगे दोनों तरफ, तो इधर तो चल रहा है एफ डी स्क्वायर साइन ए एक्स, मैंने दोनों तरफ ऑपरेट कर दिया 1/f डी स्क्वायर, इधर एफ डी स्क्वायर साइन ए एक्स चल ही रहा है। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, तो ये बराबर आ जाएगा इधर भी 1/f डी स्क्वायर, साथ में इधर एफ ओ माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स, इस तरीके से एक रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो दोनों तरफ क्या किया है, 1/f डी स्क्वायर ऑपरेट किया है। अब देखो इसके ऊपर भी ऑपरेट किया है और इधर भी ऑपरेट किया है। ठीक है, दोनों ही तरफ। तो होगा क्या, यहाँ पे यदि आप देखें तो एफ डी स्क्वायर से एफ डी स्क्वायर 1/f डी स्क्वायर कैंसिल, मैंने बताया था प्रतिलोम संकारक है कि एफ डी स्क्वायर का उल्टा है 1/f डी स्क्वायर, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ तो बचेगा केवल साइन ए एक्स और इधर क्या बच जाएगा, ये तो देखो कांस्टेंट है, कोई ना कोई नंबर है, ये तो कोई ना कोई संख्या है, तो इसको तो बाहर ले लो एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर को, तो और यहाँ बच जाएगा 1/f डी स्क्वायर साइन ए एक्स, इस तरीके से। ठीक है, और अब एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर का इधर भाग दे दो, तो 1/f ऑफ माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स बराबर आ जाएगा 1/f ऑफ डी स्क्वायर साइन ए एक्स, इस तरीके से। तो ये मेरे पास में एक फॉर्मूला आ गया, जैसे ई पे पावर के केस में निकाला था मैंने, तो ये फॉर्मूला आया है कुल मिला के। तो ये क्या शो कर रहा है, देखो ई पे पावर के केस में भी सेम ऐसे ही निकाला था। तो ये जो फॉर्मूला है वो आपको क्या शो कर रहा है कि जब भी आपको 1/f डी स्क्वायर साइन एक्स निकालना हो तो आप डी स्क्वायर की जगह डायरेक्ट माइनस ए स्क्वायर पुट कर दो, और ये लॉजिक यहाँ से भी दिख रहा था आपको। तो जब भी हमको साइन का पी आई निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर पुट कर देंगे। क्या बोल रहा हूँ, डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर, डी की जगह क्या पुट करेंगे नहीं पता। ठीक है, लॉजिक क्या है, डी स्क्वायर की जगह रख सकते हो बस माइनस ए स्क्वायर, तो डी की जगह क्या रखेंगे नहीं पता, तो डी को डी स्क्वायर बनाएंगे हम। ठीक है, डी क्यूब की जगह क्या रखेंगे, डी क्यूब में से डी स्क्वायर अलग कर लेंगे और डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, एक डी फिर भी बच जाएगा वहाँ, तो अकेला डी हो तो उसको डी स्क्वायर बनाएंगे, डी क्यूब हो तो उसमें से डी स्क्वायर अलग कर लेंगे, उसकी जगह माइनस ए स्क्वायर रख देंगे, एक डी फिर भी बच जाएगा, उस डी को वापस से डी स्क्वायर बना देंगे। ठीक है, वो बाद का प्रोसीजर है कि कैसे बनाएंगे। तो कुल मिला के लॉजिक आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी 1/f डी स्क्वायर साइन ए एक्स पे ऑपरेट हो रहा हो, ठीक है, तो आप डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रख सकते हो। ठीक है, ए क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, तो साइन के एंगल में जो एक्स है उसका कोफिशिएंट या उसका गुणांक है ए। तो ये लॉजिक ध्यान रखना है साइन और कोस के केस में, सेम टू सेम कोस के लिए भी ऐसे कैसे ही सेम यही लॉजिक आएगा। क्यों, क्योंकि कोस का अवकलन साइन, साइन से वापस कोस, ऐसे ही चलता है। ठीक है, तो सेम कोस के लिए भी वैलिड है ये कि 1/f ऑफ डी स्क्वायर कोस ए एक्स कैलकुलेट करना हो तब भी ऐसे ही करेंगे 1/f ऑफ माइनस ए स्क्वायर कोस ए एक्स। ठीक है, सेम इसी तरीके से। तो साइन कोस के केस में एक लॉजिक ध्यान रखना है, डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर। लेकिन बताओ ये वैलिडिटी कब होगी,
ये केवल और केवल तभी वैलिड है जब एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 0 हो। ध्यान रहे, क्योंकि यदि गलती से एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर 0 आ गया, मान लो ये 0 आ गया, तो 0 का उल्टा इनफाइनाइट, जो कि किसी का सॉल्यूशन नहीं होता है। तो ध्यान रहे स्ट्रिक्टली, अब मैं यहाँ पे ये कंडीशन लगा देता हूँ कि ये कब वैलिड है, ये केवल और केवल तभी वैलिड है जब एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 0 हो। तो ये कंडीशन लिख लें आप ऊपर, ठीक है, क्योंकि यदि ये 0 हो गया तो 0 का उल्टा इनफाइनाइट, जो कि सॉल्यूशन किसी का नहीं होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन लगाना जरूरी है कि एफ माइनस ए स्क्वायर 0 नहीं मिलना चाहिए। जैसे ई पे पावर वालों के केस में मैंने बताया था एफ ए 0 नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, वैसे यहाँ पे एफ माइनस ए स्क्वायर 0 नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन होनी चाहिए कि एफ माइनस ए स्क्वायर 0 नहीं हो, क्योंकि यदि ये 0 हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ये 0 नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो। ये अशून्य है, तब हमें क्या लॉजिक ध्यान रखना है, डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर, तो हमेशा डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। वो दिख रहा है यहाँ से, जब हमने डिफ्रेंशिएट किया तो दिख रहा था कि डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर आ रहा है हर बार, ठीक है। तो उस हिसाब से लॉजिक काम कर रहा है यहाँ, तो डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर। और यदि एफ माइनस ए स्क्वायर 0 आ जाए तो फिर अलग तरीके से डिराइव करेंगे। एफ माइनस ए स्क्वायर 0 नहीं हो तब तक ये काम करना है, ठीक है, डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर। अब दूसरा केस डिस्कस करते हैं, तो इसे नोट कर लें, फिर दूसरा वाला केस। तो अब ध्यान दें दूसरा केस क्या है, ठीक है। तो एक केस तो हमने डिस्कस कर लिया कि जब एफ माइनस ए स्क्वायर 0 नहीं है तब क्या करना है, डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं। अब देखो दूसरा केस कि यदि, अब मैं क्या बोल रहा हूं, यदि एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर 0 हो तो क्या करेंगे, कि इसकी वैल्यू 0 मिल जाए तब क्या करना है, ठीक है। तो ये केस 2 डिस्कस कर रहे हैं अब हम, ठीक है। एक चीज़ समझ लें, जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो z बराबर x प्लस आयोटा y, तो आपको पता होना चाहिए रियल पार्ट ऑफ z x, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z y। कहने का मतलब यूं है, हिंदी में लिखूं तो z का वास्तविक भाग कौन होता है, x, और z का काल्पनिक भाग कौन होता है, y। तो यदि किसी भी सम्मिश्र संख्या को z बराबर x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिखा हुआ है तो x को तो बोलते हैं z का वास्तविक भाग, और जो आयोटा के साथ में हो, ध्यान रहे, जो आयोटा के साथ में हो उसको बोलते हैं z का काल्पनिक भाग। तो यहाँ y को बोलेंगे z का काल्पनिक भाग, x को बोलेंगे z का वास्तविक भाग। या फिर इंग्लिश में हम शॉर्ट में यूँ लिख दिया करते हैं रियल पार्ट ऑफ z, REZ, इसका मतलब है x, IMZ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इसका मतलब है y। तो जब भी आपको REZ लिखा हुआ दिखे तो इसका मतलब x है, जब भी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लिखा हुआ दिखे तो इसका मतलब y है, ध्यान रहे, ठीक है। या कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, जैसे ऐसे कि जैसे मैं ये यूँ पूछूं कि 3 + 2 आयोटा और आगे लिख दिया RE, तो इसका मतलब है 3 + 2 आयोटा का वास्तविक भाग कौन है, तो 3 + 2 आयोटा का वास्तविक भाग या रियल पार्ट कौन है, 3, ठीक है। ये बिना आयोटा वाला है, तो जो बिना आयोटा वाला वो वास्तविक, जो आयोटा वाला वो काल्पनिक। इसी तरीके से पूछा जाए कि 4 - 3 आयोटा का इमेजिनरी पार्ट कौन है, काल्पनिक भाग कौन है, तो जो आयोटा के साथ में क्या है, -3, तो इमेजिनरी पार्ट है -3, ठीक है। इस तरीके से लिखते हैं। तो अब ध्यान दो, यदि एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर 0, तो फॉर एग्जाम्पल मेरे को इसकी वैल्यू पता करनी है, 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन ax, या 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस ax का मान ज्ञात करना, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, ठीक है, का मान ज्ञात करना, यह है मेरा टॉपिक,
ठीक है, कि पहले मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। तो क्या कर रहे हैं कि इसकी वैल्यू पता करनी है आपको, कैसे करेंगे। तो क्या कर रहे हैं, 1/d² प्लस a² साइन ax या 1/d² प्लस a² कोस ax का मान पता कर रहे हैं। ठीक है, कैसे करेंगे। तो देखो अभी अभी मैंने लॉजिक बताया था आपको कि d² की जगह -a² रख दो। तो जब आप यहाँ पे रखोगे भाई d² की जगह -a², तो देखो d² की जगह -a² रखोगे तो -a² प्लस a² मिल गया 0। कि जैसे ही d² की जगह -a² रखोगे ना तो -a² प्लस a² क्या दे दिया, 0। तो ये तो 0 वाला केस हो गया। और यही मैं बोल रहा हूँ आपको कि आप d² की जगह -a² रखो और आपको 0 मिल जाए, तब कैसे पता करेंगे। तो ये लॉजिक तो यहाँ चलेगा नहीं जो अभी हमने डिराइव किया था। ठीक है, 0 नहीं मिलता तो हमारा काम हो जाता कि यहाँ जैसे b² होता कि ये इस तरीके से होता, d² प्लस b² होता तो काम हो जाता, d² की जगह -a² रख देते, यही आंसर आ जाता, 1/-a² प्लस b² साइन ax, यही आ जाता इसका मान। यदि a² की जगह b² होता तो आंसर भी आ जाता। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ भी a² रह गया। और जो हमने लॉजिक सीखा है उसके हिसाब से यदि मैं d² की जगह -a² रखूँ तो -a² प्लस a² मिल रहा है 0। ठीक है, तो वो लॉजिक काम नहीं करेगा यहाँ पे। तो इसके लिए फिर हमको अलग से कोई दूसरा मेथड डिराइव करना पड़ेगा जिससे कि हम 1/d² प्लस a² साइन ax या कोस ax की वैल्यू निकाल सकें। ठीक है, तो अब वो कैसे डिराइव कर रहे हैं, तो ध्यान दें। जैसे मान लो इसकी वैल्यू पता करनी हो तो यूँ समझे, 1/d² प्लस a² साइन ax। ठीक है, इसको बताओ मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1/d² प्लस a² और रियल पार्ट ऑफ e पे पावर आयोटा ax, रियल नहीं इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e पे पावर आयोटा ax, साइन ax को ऐसे लिख सकते हैं क्या। ध्यान दे भाई, मैंने बताई थी आपको आयलर प्रमेय पिछली एक्सरसाइज में, आपने इसका यूज भी किया है। क्या थी आयलर प्रमेय, e पे पावर आयोटा थीटा बराबर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यही तो थी। तो इसी तरीके से e पे पावर आयोटा ax निकालूं तो थीटा की जगह ax आ गया तो कोस ax प्लस आयोटा साइन ax, यही तो होगा। e पे पावर आयोटा थीटा होता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यह आयलर पर में थीटा की जगह ax तो यहाँ भी ax यहाँ भी ax। तो इसका मतलब e पे पावर आयोटा ax बराबर कोस ax प्लस आयोटा साइन ax। ठीक है, तो अब देखो इसको बोलो z, तो z बराबर x प्लस आयोटा y की फॉर्म में है ये है। तो y की जगह क्या है, साइन ax, तो y को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो साइन ax मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ e पे पावर आयोटा ax, तो यही तो लिखा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ e पे पावर आयोटा ax, सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन ax को मैंने लिख दिया इमेजिनरी पार्ट ऑफ e पे पावर आयोटा ax। ठीक है, इस तरीके से। आप ध्यान दें, इससे आगे इस e पे पावर आयोटा ax, अब ऐसा क्यों लिखा है उसका भी कारण है। क्यों ऐसा क्यों लिखा है उसका सीधा सीधा कारण यह है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पीआई कैसे निकालते हैं वो मैं पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुका हूँ। पिछली एक्सरसाइज 3rd C यही तो थी कि e पे पावर वालों का पीआई कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते थे, उसमें जो भी पावर का गुणांक हो, मतलब जो भी पावर में x है उसका जो गुणांक है, तो यहाँ x का गुणांक है आयोटा a, वो यहाँ पुट कर दिया करते थे हम d की जगह, वो डायरेक्ट आंसर आ जाया करता था। तो जब आप यहाँ d की जगह आयोटा a पुट करोगे तो 0 आएगा, पहली बात तो करके देखो। तो d² तो आयोटा a पुट कर रहा हूँ प्लस a², तो आयोटा का स्क्वायर a का स्क्वायर a², आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये आ गया 0। तो ये 0 वाला केस हो गया। e पे पावर में दोनों केस पढ़ रखे हैं मैंने, 0 वाला भी पढ़ रखा है, बिना 0 वाला भी। बिना 0 वाला केस तो क्या था कि वैल्यू रखो, जो भी वैल्यू आएगी वही आंसर बन जाएगी। और 0 वाला केस क्या था, यदि 0 मिल जाता है गलती से, यदि गलती से 0 मिल जाता है तो गुणनखंड कर लो इसके, और जैसे ही इसके गुणनखंड हुए उसमें देख लेंगे कौन 0 बना रहा है, उसके हिसाब से फिर आ जाएगा। यदि उसकी पावर 2 हुई तो x पे पावर 2/2 फैक्टोरियल, 3 हुई तो 3/3 फैक्टोरियल। तो इसके गुणनखंड कैसे करेंगे भाई, ये भी सिखा रखा है आपको 3rd B एक्सरसाइज में कि जब भी प्लस आ जाए तो उसके गुणनखंड कैसे करते हैं,
प्लस को हम लिख दिया करते हैं माइनस आयोटा स्क्वायर। याद करो जब थर्ड बी एक्सरसाइज पढ़ाई थी तो प्लस वन को क्या लिख देते थे, माइनस आयोटा स्क्वायर। तो प्लस वन की जगह माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस माइनस प्लस 1, तो कुल मिला के प्लस वन को क्या लिखते हैं, माइनस आयोटा स्क्वायर। ध्यान रहे भाई, प्लस 1 को हमेशा माइनस आयोटा स्क्वायर लिखते हैं, क्यों? क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू खुद की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस, तो इसलिए प्लस 1 को हमेशा माइनस आयोटा स्क्वायर लिखना है। और ये साथ में चल ही रहा है इमेजनरी पार्ट ऑफ ई पे पावर आयोटा ए एक्स। ठीक है, कि ई पे पावर आयोटा एक्स का केवल इमेजनरी पार्ट लेना है, वो आंसर होगा इसका। करो गुणनखंड, डी माइनस ए आयोटा और डी प्लस ए आयोटा, और यहाँ चल रहा है इमेजनरी पार्ट ऑफ ई पे पावर आयोटा ए एक्स। और अब वापस से रख के देखो तो पावर में x है, x का गुणांक है आयोटा ए, तो आयोटा ए रखो, देखो यहाँ रखोगे आयोटा ए 2 आयोटा ए, कोई दिक्कत ही नहीं है, इसने तो आंसर दे दिया तो डायरेक्ट आ ही जाएगा। यहाँ आयोटा ए रखोगे तो आयोटा ए माइनस आयोटा ए 0, तो ये बना रहा है 0, तो इसकी वजह से दिक्कत है। तो जिसकी वजह से दिक्कत नहीं है उसके हिसाब से तो आंसर आ जाएगा, तो यहाँ ए आयोटा रख लो, कोई दिक्कत नहीं है उसकी वजह से, तो वो तो ऑपरेट होके आपको आंसर दे देगा आयोटा ए प्लस आयोटा ए। ये पढ़ रखा है हमने कि जिसकी वजह से दिक्कत नहीं हो, कोई ना कोई वैल्यू मिल रही हो तो वो निकाल लो, फाइनाइट वैल्यू मिल रही है तो 2a आयोटा आ गया। ठीक है, तो 2a आयोटा जो 0 बना रहा हो उसको अलग से डिस्कस करेंगे। 1/d माइनस ए आयोटा ये ऑपरेट होगा इमेजनरी पार्ट ऑफ ई पे पावर आयोटा ए एक्स पे। ठीक है, तो इसको ऑपरेट करना है। और अब ये भी आपको पता है कि जो गुणनखंड 0 बना रहा होता है भाई, उसकी हम क्या करते हैं, पावर देख लिया करते हैं कितनी पावर है, तो देख लो इसकी कितनी पावर है भाई, तो इसकी पावर देख लें क्या है, तो इसकी पावर देखोगे आप तो 1 दिखेगी, और यदि पावर 1 है तो इसका मतलब क्या आएगा, x पे पावर 1/1 फैक्टोरियल। भाई यदि आप इसकी पावर देखोगे तो 1 ही तो है, और 1 पावर के रिगार्डिंग तो आपको पता ही है क्या होता है, 1 पावर के रिगार्डिंग x पे पावर 1/1 फैक्टोरियल। और ये इमेजनरी पार्ट ऑफ ई पे पावर आयोटा ए एक्स ऐसे कैसे। ठीक है, तो x का गुणांक था आयोटा ए, क्लियर। तो आयोटा ए रखने से 0 मिल रहा था, तो जो भी गुणनखंड 0 बनाता है, जो भी फैक्टर 0 बनाता है उसकी पावर देख लिया करते हैं, तो पावर 1 थी इसलिए x पे पावर 1/1 फैक्टोरियल, ये पी आई हो जाएगा इसका। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं पिछली एक्सरसाइज में। तो मैंने किया क्या, दोबारा समझें कि इसकी वैल्यू निकालनी थी, साइन कोस के लिए मैंने लॉजिक पढ़ा अभी कि डी स्क्वायर की जगह -a² रख देना है, लेकिन जैसे ही मैं डी स्क्वायर की जगह -a² रखता हूँ तो -a² प्लस a² 0 हो रहा है, तो वो लॉजिक नहीं लगेगा यहाँ पे, तो इसलिए दूसरा मेथड डिराइव किया है, दूसरे तरीके से कर रहे हैं। तो साइन ax को लिख दिया ई पे पावर आयोटा ax का काल्पनिक भाग, इमेजनरी पार्ट। अब जैसे ही आयोटा, अब ई पे पावर वालों के लिए मैंने तरीका पढ़ रखा है, दोनों तरीके पढ़ रखे हैं, 0 मिले तब भी, 0 नहीं मिले तब भी। तो यहाँ मैं आयोटा ए रख के देखूँ डायरेक्ट तो 0 मिल रहा है, तो जो 0 मिलने वाला तरीका है उसमें हम गुणनखंड करते हैं। तो पहले फैक्टराइज किया, इसको गुणनखंडित किया, जो गुणनखंड 0 नहीं बना रहा तो वो जो भी वैल्यू दे रहा होता है वो निकाल लिया करते हैं हम। तो इसने वैल्यू दी 2a आयोटा, वो निकाल ली। जो 0 बना रहा होता है, ठीक है, उसकी पावर देख लिया करते हैं, इसकी पावर 1 है तो उसके हिसाब से x पे पावर 1/1 फैक्टोरियल। तो ये पी का आंसर आ गया, तो इसका पी हो गया ये। अब इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं कि ई पे पावर आयोटा ए एक्स का इमेजनरी पार्ट, ठीक है, ये देखना है। तो कुल मिला के अब करेंगे क्या, देखो, ठीक है, अब करना क्या है कि अब बाहर भी आयोटा है, ठीक है, अब क्या है, बाहर भी आयोटा है। तो कुल मिला के जब अब इसको सोल्व किया जाएगा, ठीक है, तो किस तरीके से सोल्व किया जाएगा, अभी जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, इमेजनरी पार्ट इमेजनरी पार्ट इमेजनरी पार्ट, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार ध्यान रखें बस कि ई पे पावर आयोटा ए एक्स का इमेजनरी पार्ट कौन है, साइन ए एक्स। तो ये पूरी कैलकुलेशन कर लें, ठीक है, उसके बाद में लास्ट में इमेजनरी पार्ट देख लें आप, ठीक है, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है इसको। तो ये इमेजनरी पार्ट हम बार बार नहीं लिखते हैं, बस लास्ट में क्या करेंगे, इमेजनरी पार्ट देख लेंगे, ठीक है, ओवरऑल जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसका।
ठीक है, तो सुविधा के लिए। तो अब देखो 1/2a आयोटा, जो भी कैलकुलेशन होके ये जो भी एक्सप्रेशन बनेगा उसका इमेजिनरी पार्ट देख लेंगे, ठीक है। तो x/1 फैक्टोरियल e पे पावर आयोटा ax, e पे पावर आयोटा ax हो जाता है cos ax प्लस आयोटा साइन ax। पता होना चाहिए आपको कि e पे पावर आयोटा ax वही e पे पावर आयोटा थीटा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे भी 1 आयोटा है, तो इस 1 आयोटा को भी सोल्व करेंगे। तो इधर देखें 1 आयोटा की वैल्यू क्या होती है, ध्यान रखनी है भाई। अभी तो मैं बता रहा हूँ 1 आयोटा किसके बराबर आएगा, संयुग्म में से ऊपर नीचे गुणा भाग करो तो आयोटा आयोटा ऊपर नीचे, तो ऊपर आयोटा आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो कुल मिला के माइनस आयोटा, ठीक है। तो 1 आयोटा की वैल्यू होती है माइनस आयोटा। तो ये जो 1 आयोटा दिख रहा है इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा। साथ में x चल ही रहा है, 1 फैक्टोरियल का मान 1 ही होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। cos ax प्लस आयोटा साइन ax। और देखो इस 1/2a x को भी आगे लिख लो तो ये हो गया x/2a, तो x/2a आयोटा को अंदर भेज दो तो माइनस का आयोटा cos ax, और यहाँ माइनस आयोटा और 1 आयोटा पहले से अंदर है तो माइनस आयोटा स्क्वायर साइन ax। तो ये x/2a, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -1 प्लस 1, ध्यान रहे भाई, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये रिजल्ट आया कुल मिला के लास्ट में। और इसका अब हमको क्या ढूंढना है, इसका ढूंढना है आपको कुल मिला के इमेजिनरी पार्ट। यही तो था, शुरू में इमेजिनरी पार्ट लेके चल रहे थे, ठीक है ना। तो जब हम गुणनखंड कर लिया करते हैं ना तो यहाँ भी आयोटा आ जाता है गुणनखंड करने से, तो इसलिए फिर ये इमेजिनरी पार्ट यहाँ मत लिखा करो, क्योंकि वो पूरे का इमेजिनरी पार्ट देखते हैं हम, ठीक है। तो या तो आगे लिखो इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक है, तो यहाँ लिखना गलत हो जाता है थोड़ा। तो शुरू में लिख दें एक बार कि इसका इमेजिनरी पार्ट देखेंगे लास्ट में, ठीक है, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो। और फिर लास्ट में वापस से लिख लें एक बार कि यहाँ इसका इमेजिनरी पार्ट देखना है हमको, ठीक है। इसको पूरे को सोल्व कर लें तो जो भी ओवरऑल एक्सप्रेशन आएगा, क्योंकि अब हमने यहाँ भी आयोटा ले लिया, तो कुल मिला के जो भी एक्सप्रेशन आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा उसका इमेजिनरी पार्ट देखना है हमें। इमेजिनरी पार्ट मतलब आयोटा के साथ में क्या है। तो मैंने यहाँ तक तो सोल्व कर ही लिया था, उसके बाद में कुछ नहीं किया है। आयोटा ax e पे पावर आयोटा ax की वैल्यू रखी है cos ax प्लस आयोटा साइन ax, ठीक है। 1 आयोटा इसकी जगह लिख दिया माइनस आयोटा का अंदर गुणा किया तो माइनस आयोटा cos ax, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर तो माइनस आयोटा स्क्वायर साइन ax, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 तो माइनस माइनस प्लस। और अब इस पूरे का देखो शुरू में इमेजिनरी पार्ट लेना है, केवल इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट बोले तो जो आयोटा के साथ में हो, तो बताओ आयोटा के साथ में कौन आएगा, ये x/2a जब साइन के साथ गुणा होगा, ठीक है। तब तो देखो बिना आयोटा के आएगा, क्योंकि साइन ax x/2a आयोटा है ही नहीं। तो आयोटा के साथ में कौन आएगा यहाँ, कि जब ये x/2a cos ax के साथ गुणा होगा तब आयोटा के साथ आएगा, ठीक है। तो ये 2 है ना, कुल मिला के यदि इसको बोला जाए तो ये दो हैं, इसका गुणा इसके साथ करो एक बार तो माइनस का x/2a cos ax आयोटा प्लस में x/2a साइन ax, इस तरीके से है। ये दोनों के साथ गुणा होगा तो इन दोनों टर्म्स के साथ ये x/2a गुणा होगा, तो 2 टर्म है यहाँ पे, ठीक है। तो इमेजिनरी पार्ट मतलब होता है जो आयोटा के साथ हो। तो आयोटा के साथ कौन है, माइनस x/2a cos ax, तो आयोटा के साथ है माइनस x/2a cos ax, इस तरीके से। तो ये आंसर आ गया। तो 1/d² प्लस a² साइन ax, इसका आंसर आया है माइनस x/2a cos ax, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आंसर निकाल लिया हमने। तो साइन ax को मैंने लिखा इमेजिनरी पार्ट ऑफ e पे पावर आयोटा ax, साइन ax को इमेजिनरी पार्ट ऑफ e पे पावर आयोटा ax, और फिर e पे पावर आयोटा ax को सोल्व किया है सक्सेसिवली। और हुआ क्या, लास्ट में उसका इमेजिनरी पार्ट देख लिया। तो इमेजिनरी पार्ट मतलब जो आयोटा के साथ में है, तो आयोटा के साथ में था माइनस x/2a cos ax, ठीक है। तो इस तरीके से। तो देखो
एक आंसर आ चुका है भाई कि जब भी मेरे को, ध्यान दें कि सबसे पहले जब भी मेरे को ये निकालना होगा 1/d² प्लस a² साइन ax, तो इसका आंसर क्या आएगा -(x/2a cos ax). तो ये आंसर आने वाला है इसका, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा इस एक्सप्रेशन का, ध्यान रहे, ठीक है। अगला सेम टू सेम देखो, यदि मान लो मेरे को निकालना होता 1/d² प्लस a² cos ax, हाँ भाई, साइन ax नहीं निकाल के cos ax निकालना होता तो क्या होता, तो ध्यान दो, साइन ax नहीं निकाल के यदि cos ax निकालना होता तो क्या होता, तो ध्यान दो, मैंने आपको बताया था e⁻i⁴ax, इसका मतलब है cos ax प्लस आयोटा साइन ax, यही मतलब था इसका कि e⁻i⁴ax को लिखते हैं cos ax प्लस आयोटा साइन ax। अब साइन को बोलते हैं इमेजनरी पार्ट ऑफ e⁻i⁴ax, तो cos को क्या बोलेंगे, रियल पार्ट, बताया था cos को क्या बोलते हैं, रियल पार्ट, वास्तविक भाग, ठीक है। पूरा नहीं करना है, डायरेक्ट समझ लें, डायरेक्ट सूत्र लिख दूंगा अभी। तो cos को क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ e⁻i⁴ax। सेम टू सेम ऐसी तरह से वापस सोल्व हो जाएगा, लेकिन अब की बार लास्ट में क्या ढूंढेंगे, रियल पार्ट, वास्तविक भाग। तो अब की बार इमेजिनरी की जगह क्या ढूंढेंगे, रियल पार्ट। रियल पार्ट मतलब वास्तविक भाग, और वास्तविक भाग मतलब जो बिना आयोटा के है। तो जब बिना आयोटा वाले को सोल्व कर रहे हो, बिना आयोटा वाले को, तो लास्ट में भी बिना आयोटा वाला ही देखना है। तो बिना आयोटा के कौन है, दिख रहा होगा x/2a साइन ax, तो बिना आयोटा के कौन है, x/2a साइन ax। तो ये आंसर आ गया इसका x/2a साइन ax, ठीक है, इस तरीके से। तो डायरेक्ट, तो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डिराइव कर लिए हमने कि 1/d² प्लस a² साइन ax, इसकी वैल्यू होती है x/2a cos ax माइनस का, और 1/d² प्लस a² cos ax, इसकी वैल्यू होती है x/2a साइन ax। तो ये वो केस है जब f ऑफ माइनस a² 0 मिल जाएगा आपको, ठीक है। और एक केस मैं पहले ही बता चुका हूं कि यदि f ऑफ माइनस a² 0 नहीं है तो आपको पता ही है 1/f(d² साइन ax या cos ax किसके बराबर होता है, ये बराबर हो जाता है 1d² की जगह माइनस a² रखना है, साइन होगा तो साइन ही आ जाएगा, कोस होगा तो कोस ही आ जाएगा। तो ये कुल मिला के ये तीन चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। तो दोबारा समझ लें, ओवरऑल मैंने क्या किया है, सबसे पहले ये केस डिस्कस किया था कि डायरेक्ट साइन या कोस जब भी दिख जाए आपको, साइन ax या कोस ax दिख जाए, आपको एक लॉजिक ध्यान रखना है, d² की जगह माइनस a²। साइन है तो साइन लिख दें, कोस है तो कोस लिख दें। लेकिन यदि गलती से ये f ऑफ माइनस a² 0 मिल जाए तो फिर ये दो नए फॉर्मूले आ गए, ठीक है, कि यदि d² प्लस a² साइन ax पे ऑपरेट हो रहा है, ध्यान दीजिए केवल इसी पर्टिकुलर केस में वैलिड है 1/d² प्लस a² साइन ax की वैल्यू निकालने में, ठीक है, कि यदि ये साइन पे ऑपरेट हो रहा है तब तो इसका आंसर आएगा -x/2a cos ax, और यदि ये कोस पे ऑपरेट हो रहा है, ठीक है, तब आंसर आएगा x/2a साइन ax। तो ये तीन चीज़ें ध्यान रखनी है अगली एक्सरसाइज के लिए। इसमें से भी केवल ये एक लॉजिक यदि आप ध्यान रख लो तो इन दो को भी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, ये डेरिवेशन करके निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और ये डेरिवेशन तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। कईयों को यूँ लग रहा होगा कि ये डायरेक्ट फॉर्मूले ध्यान रख लेंगे हो जाएगा काम, नहीं, ये फिर भी ध्यान रखनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि ये मैंने केवल इसी केस में निकाले। मान लो यदि इसका होल स्क्वायर हो गया, एक आधा सवाल आएगा ऐसा भी कि यदि इसका होल स्क्वायर आ जाए तब फिर वापस से ये डेरिवेशन करनी पड़ेगी। तो कुल मिला के ये डेरिवेशन तो ध्यान रखनी है। हाँ, हमारा काम आसान कब हो जाएगा, जब होल स्क्वायर नहीं आके केवल इतना ही आए। तो यदि इस टाइप के जिसमें 0 बन रहा हो, 5-6 सवाल हो, तो एक सवाल ऐसा भी होगा जिसमें होल स्क्वायर भी आएगा, तो उसमें तो पूरा प्रोसीजर रिपीट करना पड़ेगा। हाँ, जिसमें होल स्क्वायर नहीं होगा उसमें मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, ठीक है। फॉर्मूले बड़े ही आसान हैं, आसानी से ध्यान रह जाते हैं। अब देखो कईयों को दिक्कत हो रही होगी कि माइनस किस में आएगा, प्लस किस में आएगा, साइन किस में आएगा, कोस किस में आएगा। कोई दिक्कत नहीं है,
इस टाइप का जो भी एक्सप्रेशन हो, आपको क्या करना है, x अपॉन 2a तो देखो दोनों में ही है, तो x अपॉन 2a तो दोनों में ही है, तो ये तो अपने आप ध्यान रह जाता है कि x अपॉन 2a तो है ही, तो वो तो लिखना ही है। साइन का समाकलन क्या होता है, माइनस कोस, तो साइन का समाकलन माइनस कोस लिख दें। कोस का समाकलन क्या होता है, साइन, तो साइन लिख दें। ठीक है, 1/d², एक तरीके से समाकलन के समकक्षी है कि 1/d का मतलब समाकलन होता है ना, तो इस लॉजिक के जरिए ध्यान रख सकते हैं हम कि इसकी वैल्यू क्या होगी कि x अपॉन 2a तो आएगा ही, तो x अपॉन 2a तो लिख लेंगे। अब साइन है तो साइन का समाकलन माइनस कोस, तो माइनस कोस आएगा मतलब, और इसकी वैल्यू क्या होगी कि 1/d² प्लस a² टाइप का है, तो x अपॉन 2a तो आना ही, उसमें कोई नई बात नहीं है, वो तो आएगा ही आएगा। कोस का समाकलन साइन होता है, इसलिए साइन। ठीक है, तो इस तरीके से कि जो भी पद लिखा हुआ है उसका देख लें समाकलन क्या होता है, तो वो आता है साइन का माइनस कोस और कोस का साइन, तो इस तरीके से ध्यान रह जाते हैं। ठीक है, तो 3 लॉजिक ध्यान रखने कि d² की जगह माइनस a² और 1/d² प्लस a² हो, तो x अपॉन 2a तो आएगा ही, कोस है तो उसका समाकलन साइन आ जाएगा, साइन है तो उसका समाकलन माइनस कोस आ जाएगा। ठीक है, अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो पहले नोट कर लें आप इसे। ठीक है, क्वेश्चन देखो ओवरऑल मेथड ही थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है, बाकी क्वेश्चन करना तो बहुत आसान होता है। वही CF निकालना है, PI निकालनी है। ठीक है, और फिर व्यापक हल। तो अब ध्यान दें, तो अब स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज 3rd D। ठीक है, तो ध्यान दे क्या है, इनको भी मिटा देता हूं मैं, जरूरत पड़ेगी तो लिख लेंगे वापस। तो ध्यान दे क्या है, एक्सरसाइज 3rd D, पहला ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3rd D। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, तो यह है d³ अपॉन dx³ प्लस d2y अपॉन dx2 माइनस dy/dx माइनस y बराबर cos 2x। ठीक है, पहले पूछा हुआ है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आया हुआ है। कब आया हुआ है, ध्यान दे, बीकानेर में 2005 में और अजमेर यूनिवर्सिटी में 2009 में। ठीक है, 2 बार आया हुआ है। हाँ भाई, सबसे पहले CF निकालेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, d/dx, इसको बोल दो आप कैपिटल D, तो d/dx को बोल दिया कैपिटल D, तो इसको लिखेंगे d³ प्लस d² माइनस dy माइनस y। ठीक है, माइनस y बराबर cos 2x, इस तरीके से। ठीक है, y कॉमन ले लें, तो d³ प्लस d² माइनस d माइनस 1, y बराबर cos 2x। और अब लिख देता हूँ इसका सहायक समीकरण, किसका सहायक समीकरण क्या होगा, तो कैसे लिखते हैं सहायक समीकरण, d की जगह स्मॉल m, तो स्मॉल m³ स्मॉल m² माइनस स्मॉल m माइनस 1 बराबर 0। यहाँ तो मेरे को कॉमन दिख रहा है ना भाई, कॉमन स्मॉल m² शुरू के 2 पदों में, वरना कॉमन नहीं दिखता तो एक मूल कैसे पता करता, हिट एंड ट्राई से रख के देखता, 1 2 3 -1 -1 -2 कहाँ 0 मिल रहा है, तो यहाँ तो डायरेक्ट दिख रहा है, तो इसलिए मैंने इसको m², तो m² लिखने से यहाँ बचा m+1, यहाँ -1 कॉमन लिया तो m+1 बराबर 0, तो ये कुल मिला के हो गया m-1 और m² -1 बराबर 0। अब ये जो m² -1 दिख रहा है भाई, ध्यान दें, m+1 था एक, ठीक है, m+1 और m² -1। अब ये जो m² -1 दिख रहा है भाई, इस m² -1 को तोड़ लो आप, m-1 और m+1 दिख गया कि m² -1 के और गुणनखंड हो जाएंगे ना, क्या हो जाएंगे, m-1 m+1। तो देखो आप क्या क्या मान मिल रहे हैं, तो m क्या यहाँ से मिला -1,
यहाँ से मिलेगा +1 और यहाँ से वापस -1। तो आप देख सकते हैं -1 2 बार रिपीट हो रहा है। तो रिपीटिंग वाले केस में कैसे लिखते हैं? CF पता होना चाहिए भाई, कितनी बहुत बार लिख चुके हैं CF, C1 + C2x। तो जब रिपीट हो जाए तो C1 + C2x। कौन रिपीट हुआ? -1, तो e⁻−1x। -1x का मतलब है -x। और C3 ये तो एक ही बार आया, तो इसके लिए एक कांस्टेंट C3 e⁻x। ठीक है, 1 था तो e⁻1x। तो ये तो हो गया CF। तो CF लिखना बड़ा ही आसान होता है। ठीक है, जैसा आप पिछली की एक्सरसाइज में लिखते आए हैं सेम टू सेम उसी तरीके से। मेन काम है PI। ठीक है, तो मेन काम है PI मतलब 1/FD QX, इसका मान पता करना। ये है मेन PI, 1/FD QX, जिसको हम PI बोलते हैं। तो QX की जगह तो क्या है? cos 2x, और FD की जगह ये रहा, FD की जगह ये रहा। तो अब इधर समझ लें, FD की जगह है d³ + d² - d-1, और QX की जगह है cos 2x। हाँ भाई, अब ध्यान दें, अब तरीके से समझ लें। जिनको वो डेरिवेशन समझ में आई थी तब भी ठीक है, जिनको डेरिवेशन समझ में नहीं आई थी तब भी ठीक है। ठीक है, अब ध्यान दें क्या बोल रहा हूँ मैं, कि साइन या कोस हो तो PI कैसे निकालना है। तो ध्यान दें, साइन या कोस यदि है तो PI कैसे निकालते हैं? d² की जगह -a² रखना है। तो पहले तो जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको d² की फॉर्म में लिखो। ठीक है, तो देखो इसको d² की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ये जो d³ दिख रहा है भाई, ठीक है, इस d³ को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? d² × d लिख सकते हैं, d³ को d² × d। ये d² की फॉर्म में लिखा हुआ है ही, ये d है, ये ऐसे कैसे ही रहेगा, -1 भी ऐसे कैसे ही रहेगा, और ये cos 2x। ठीक है, अब ध्यान दो लॉजिक क्या था। तो लॉजिक ये था कि d², ध्यान दें, लॉजिक ये था कि d² की जगह -a² रखना है, यही था। तो यहाँ पे देख लो a की वैल्यू क्या है? a होता है x का गुणांक, sin ax cos ax, तो यहाँ cos 2x, तो a की वैल्यू क्या है? 2। तो ध्यान दें, d² की जगह -a², तो d² की जगह -a², तो a की वैल्यू 2 है, तो d² की जगह -a², a की वैल्यू 2 थी तो 2, इंटू में d ऐसे कैसे, d² की जगह -a², तो a की वैल्यू 2 थी तो -2², ये d है ऐसे ही रहेगा, d की जगह कुछ नहीं रख सकते, ध्यान रहे। तो क्या बोल रहा हूँ, d की जगह कुछ भी नहीं रख सकते, d² की जगह केवल। तो d² की जगह -a², ये d ऐसे कैसे, d² की जगह -a², d ऐसे कैसे, -1 ऐसे कैसे। तो लॉजिक क्या है? d² की जगह -a², और कुछ नहीं। करो कैलकुलेशन, तो 2 का स्क्वायर 4, तो -4d और 1d ये रहा, तो 4 और 1 कितने हो गए भाई टोटल? -5d। -2 का स्क्वायर -4 और 1 -5, और इसको ऑपरेट करना है अभी cos 2x पे। क्लियर? तो कैलकुलेशन करिए, 2 का वर्ग 4, तो -4d और -d -5d, -4 और 1 -5। आपको कॉमन दिख रहा होगा, क्या कॉमन दिख रहा है भाई? -1/5, -5 कॉमन लूँगा ना, तो कुल मिला के यूँ लिख लो, -5 कॉमन ले लिया, यूँ लिखो, तो -5 कॉमन ले लिया, तो ये बचा d+1, और ये किस पे ऑपरेट हो रहा है? cos 2x पे। तो -5 कॉमन ले लिया, तो d+1। ठीक है, यहाँ तक। अब वापस से देखो, d का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था d की जगह कुछ नहीं रख सकते साइन कोस के टाइम, d² की जगह। तो अब वापस से d² बनाएंगे, तो d² कैसे बनाएंगे भाई? ये d+1 है, इसके संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा भाग करके, क्या बोल रहा हूँ, इसके संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा भाग करके। तो d+1 का संयुग्मी क्या होगा? है भाई, d+1 का संयुग्मी d-1, तो d-1 से ऊपर नीचे गुणा भाग कर दो। तो अब समझ में आ गया होगा कि जब अकेला d होगा तब क्या करेंगे।
तो जब अकेला d होगा तो उसके संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा भाग कर देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ d+1 था, उसका संयुग्मी d-1, तो कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है तो d-1, तो ऊपर तो d-1 ही रह गया, ये -5 है ही, d+1 d-1, तो ये हो गया d²-1, ठीक है। और वही cos 2x, और अब कोई दिक्कत नहीं है, अब d² आ गया, तो d² की जगह -a², ध्यान रहे भाई लॉजिक क्या चल रहा है। तो इस cos 2x को पहले d²-1 पे ऑपरेट करेंगे, फिर d-1 पे ऑपरेट करेंगे। तो लॉजिक क्या है, लॉजिक है d² की जगह -a², तो a की वैल्यू 2 थी तो -2², तो d² की जगह -a², -1। और अब ये जो ऊपर d है उसका क्या मतलब है, ऊपर d का मतलब तो हमें शुरू से ही पता है, अवकलन। ऊपर d होता है तो उसका मतलब क्या होता है, अवकलन। तो जब d cos 2x पे ऑपरेट होगा, ध्यान दे, जब d cos 2x पे ऑपरेट होगा तो cos 2x का अवकलन क्या हो जाएगा, cos 2x का अवकलन हो जाएगा -sin 2x डॉट 2, यही होता है cos 2x का अवकलन, -sin 2x फिर 2x का 2। और जब -1 पे ऑपरेट होगा तो -1 से तो गुणा हो जाएगा cos 2x, तो -1 इंटू cos 2x -cos 2x। और ये हो गया 2 का वर्ग 4 और 1 -5, और यहाँ भी -5, तो -5 इंटू -5 प्लस का 25, तो अलग अलग भाग दे के लिख लें, माइनस का 2/25 पहली वाली टर्म में तो sin 2x, और दूसरी वाली टर्म में -1/25 cos 2x। तो कुल मिला के मेरे पास व्यापक हल आ गया। तो व्यापक हल मतलब y का मान क्या होता है, CF प्लस PI। तो CF देखो क्या है, CF है C1 प्लस C2x e पे पावर -x प्लस C3 e पे पावर x प्लस PI, तो PI है -2/25 sin 2x -1/25 cos 2x, इस तरीके से। तो इसे नोट करें, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर लिखेंगे। तो क्लियर है मेथड किस तरीके से किया है। तो ध्यान दें, d² की जगह -a², d बच जाए तो संयुग्मी से गुणा भाग, ठीक है। तो नोट कर लें, फिर सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब ध्यान दें भाई, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान दें। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है d³ -3d² प्लस 4d - 2, यह है d³ -3d² प्लस 4d - 2, y बराबर में e पे पावर x प्लस cos x। और ये भी आया हुआ है पहले, कब पूछा है, जोधपुर यूनिवर्सिटी में सन 2013 में, ठीक है। तो जोधपुर यूनिवर्सिटी में आया हुआ है सन 2013 में। तो करते हैं सोल्व। अब देखो ये तो पहले से ही डी की फॉर्म में दिया है, तो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सहायक समीकरण लिखेंगे सबसे पहले। तो क्या हो जाएगी भाई सहायक समीकरण, d³ की जगह स्मॉल m, तो स्मॉल m³ -3 स्मॉल m² प्लस 4 स्मॉल m -2 बराबर 0। तो ध्यान दे सहायक समीकरण कैसे लिखनी होती है हमेशा, d की जगह स्मॉल m, तो d³ तो स्मॉल m³ -3m² प्लस 4m -2। और अब ध्यान दें, अब देखो ये 3 घात का समीकरण है भाई। तो मैंने आपको बताया था 3 घात के समीकरण के मूल हिट एंड ट्राई, ठीक है, कि सोचो और रख के देखो। तो m की जगह पहले 1 रख लेता हूँ, देखें तो ये आ जाएगा 1 का क्यूब -4 इंटू 1 का स्क्वायर, 3 है सॉरी, तो -3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस में 4 इंटू 1 प्लस 2,
तो 1 -3 + 4 -2 है, ठीक है, -2। तो कितना हो गया, 1 और 4 5, 3 और 2 भी 5, तो 5 - 5 0, तो मिल गया 0 1 रखते ही। तो ध्यान दो 1 रखने से ही 0 मिल गया है भाई, तो m बराबर 1 रखते ही 0 मिल गया। 1 को इधर लाओ तो इसका मतलब m-1 था गुणनखंड। तो इसका मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, m-1 गुणनखंड है। यदि m-1 गुणनखंड है तो 3 जगह लिख लो m-1, m-1 और m-1, ऐसे बताया था, 3 जगह लिख लो उसको। और अब आ जाओ m³ चाहिए, तो किससे गुणा कर दूं, m² से। हो गया m³ m² × m m³ -m² आ गया, लेकिन ऐसा करने से चाहिए कितना था, -3m², आया कितना, -m²। कम कितना रहा, -2m², तो -2m से गुणा कर दो, तो -2m × m -2m² हो गया। लेकिन ऐसा करने से माइनस माइनस प्लस का 2m आ गया, चाहिए कितना था, प्लस का 4m, आया कितना, माइनस माइनस प्लस का 2m, तो कम कितना रह गया, 2m कम रह गया। तो इसको 2 से गुणा कर दो, तो ये 2 से गुणा, तो 2m, और -2 भी आएगा, तो -2 चाहिए भी था, हो गया बैलेंस। तो इस तरीके से, तो m-1 ले लिया कॉमन, m-1 m-1 m-1, तो बच जाएगा m² -2m + 2 बराबर 0, ठीक है, ये बच जाएगा भाई। अब करो गुणनखंड, गुणनखंड तो हो ही गए ना, अब मूल निकाल लो। तो m-1 को जब 0 के बराबर करोगे तो m की वैल्यू क्या आएगी भाई, 1, और जब इसको 0 के बराबर करोगे तो देखो इसके वास्तविक मूल तो होंगे नहीं, रियल रूट्स तो है नहीं इसके, क्योंकि 2 ऐसी संख्याएं ढूंढो जिनको गुणा करने पे भी 2, जोड़ने पर भी 2, है ही नहीं कोई वास्तविक संख्याएं ऐसी। तो काल्पनिक मूल आएंगे या सम्मिश्र मूल आएंगे, तो कैसे निकालेंगे, श्रीधराचार्य से, m बराबर -b, तो ये पहले से ही माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस, b², तो -2 का स्क्वायर 4, -4ac, तो a की जगह 1 है, m² का गुणांक c की जगह 2 है, ध्यान रहे, अपॉन 2a। अब तक तो सीख गए होंगे मूल निकालना। 4 दूनी 8, माइनस का और ये प्लस का 4, तो क्या बचेगा, -4/2, तो 4 का वर्गमूल 2, ध्यान रहे, और माइनस का वर्गमूल आयोटा, ठीक है, बटा 2, तो 2 का भाग दे दोगे, 2 कॉमन आके कट जाएगा ऊपर नीचे से, तो 1 + आयोटा, ठीक है। तो कुल मिला के m की इतनी 3 वैल्यूज़ आ गई, तो 2 तो सम्मिश्र मूल हैं और 1 वास्तविक मूल है। तो कैसे लिखेंगे CF, तो CF लिखेंगे, ध्यान दें, ये रियल रूट है, तो C1 e⁻x प्लस, ठीक है, इसके रिगार्डिंग एक कांस्टेंट आ गया। अब ये सम्मिश्र मूल है, और सम्मिश्र मूलों के रिगार्डिंग कैसे लिखते हैं, ध्यान दें, C2 + C3, सॉरी कैसे लिखते हैं कि e⁻αx, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा है ना, सम्मिश्र मूल है, ठीक है, सम्मिश्र मूल वाला केस है, तो अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, तो e⁻αx, तो अल्फा की वैल्यू 1 है, C2 cos βx, तो बीटा की वैल्यू भी 1 ही है, क्योंकि आयोटा का गुणांक 1 ही तो है, C3 sin βx, तो इस तरीके से। तो एक कांस्टेंट है तो C1 e⁻x, क्योंकि ये तो एक तो वास्तविक मूल है ना, तो एक वास्तविक मूल है तो उसके लिए एक कांस्टेंट C1 e⁻x, इस तरीके से। और ये सम्मिश्र थे तो इनके लिए अल्फा की जगह 1 है, तो e⁻αx, तो 1x, C2 बीटा मतलब आयोटा का गुणांक, तो C2 cos x, C3 sin x, ठीक है, इस तरीके से। तो ये तो CF था, तो CF लिखना हमेशा आसान होता है, लिख दिया आसानी से। दिक्कत किस में है, दिक्कत है PI में। तो PI देख लें इसका एक बार, ठीक है, कि PI कैसे निकाल रहे हैं। तो PI देख लें आप कि इसका PI कैसे पता कर रहे हैं। तो ध्यान दे PI, तो PI का मतलब है 1/FD QX, तो 1/FD QX चाहिए, तो देखो 1/FD QX, तो 1/FD, तो FD की जगह क्या है भाई, तो आप देख सकते हैं f(d) की जगह है d³
माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 2, ये है, देख लो, डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 2, तो डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 2, यही तो है एफ ऑफ डी। और क्यू एक्स की जगह देखो आप, क्यू एक्स की जगह आपको दिख रहा होगा ई पे पावर एक्स प्लस कोस एक्स, है भाई, ई पे पावर एक्स प्लस कोस एक्स। तो अब प्लस है बीच में, तो अलग अलग कर लो दोनों को, तो डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 2, ये अलग से ऑपरेट हो जाएगा ई पे पावर एक्स पे, प्लस डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 2 कोस एक्स पे अलग से ऑपरेट हो जाएगा, ठीक है, कोस एक्स पे अलग से। अब आ जाओ, जो तरीके हमने सीखे थे उन्हीं तरीकों पे वापस आ जाओ। तो हमने तरीका सीखा था ई पे पावर वालों के लिए, तो क्या सीखा था कि डायरेक्ट उठा के रख दो, डायरेक्ट उठा के रख दो। तो पावर का गुणांक क्या है, देखो 1, ई पे पावर ax, तो पावर का गुणांक 1 है। तो जैसे ही मैं यहाँ 1 रखूंगा तो देखो 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस में 4 इंटू 1 माइनस 2। तो पुराने तरीके तो काम में आएंगे ही, कहीं आप सोच रहे हो कि साइन कोस के सवाल मिलेंगे। तो जो तरीके हमने पढ़ लिए ना ई पे पावर वालों का पढ़ लिया, तो ई पे पावर दे सकते हैं सवाल में, क्योंकि वो पता है अब हमें कैसे करना होता है उसको। तो 3, ये रहा 1 और 4 5, 3 और 2 भी 5, तो 5 माइनस 5 0 दे रहा है, ये 0 वाला केस है। और आपको पता होना चाहिए जब भी ई पे पावर में 0 मिल जाए, जब भी ई पे पावर में 0 मिल जाए तो क्या करते हैं, गुणनखंड कर लिया करते हैं। और इसके गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, कर चुके हैं पहले, देखो ये रे, इसी के ही तो गुणनखंड थे, डी की जगह एम रखा था बस, और यही तो आए थे गुणनखंड। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि जब मैं इसके गुणनखंड करूँगा तो बताओ क्या मिलेगा, डी माइनस 1, ये थे ना उधर, और क्या मिलेगा, डी स्क्वायर माइनस 2d, और मिलेगा डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2। तो m माइनस 1 एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2 थे, तो d माइनस 1 डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2, ये गुणनखंड मिलेंगे। तो ई पे पावर x ऐसे कैसे, प्लस, हाँ भाई कोस के लिए तरीका पढ़ चुके हैं, साइन कोस के लिए क्या था, डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर। तो देखो ये जो डी क्यूब है, ये तो डी क्यूब रह गया, लेकिन आपको पता होना चाहिए डी क्यूब को मैं क्या लिख दिया करता था, डी स्क्वायर इंटू डी। ध्यान रहे भाई, ये जो डी क्यूब है इसको हम क्या लिखते थे, डी स्क्वायर इंटू डी, इस तरीके से डी क्यूब को। तो अब इसके लिए तरीका अप्लाई कर रहा हूँ, तो कोस, तो ध्यान दो वहाँ पे साइन ए एक्स या कोस ए एक्स के लिए था वो मेथड, तो x का गुणांक हुआ करता था a। तो यहाँ देखो x का गुणांक क्या है, 1 है, कुछ भी नहीं है मतलब 1। तो डी स्क्वायर की जगह, ध्यान दे मेथड वही है, डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर, तो a की वैल्यू 1 है अब की बार, ये डी ऐसे कैसे बच जाएगा, माइनस 3 डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर, प्लस में 4d ऐसे कैसे, माइनस 2 ऐसे कैसे, और ये कोस ए एक्स। क्लियर, ठीक है। तो डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर, डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से है भाई। तो जहाँ जहाँ डी स्क्वायर था वहाँ वहाँ माइनस ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू 1 है, कोस के अंदर जो x होता है उसका गुणांक क्या है, ठीक है। अब ध्यान दे इससे आगे, तो यदि आप कंसेप्ट समझ के करेंगे तो बिल्कुल आसान है। आप देखो जो 0 नहीं दे रहा हो उसका मेथड आपको बताइए, डायरेक्ट रख दिया करते हैं, तो इस वाले में तो डायरेक्ट रख दो, ये 0 नहीं देगा, तो 1/d माइनस 1, और ये 0 नहीं देगा, देखो रख दो यहाँ, क्या है x का गुणांक 1, तो 1 रख दो, तो 1 का वर्ग 2 इंटू 1 प्लस 2 ई पे पावर x, तो ये डायरेक्ट रख दिया, 1 का वर्ग माइनस 2 इंटू 1 प्लस 2। यहाँ कोस वाले में कैलकुलेशन कर लो कितने हो गए टोटल ये, तो माइनस 1 का वर्ग माइनस 1, तो माइनस 1d, और माइनस माइनस प्लस का 3d, नहीं तो 4d, ये रहा 4d और माइनस d, तो 3d बच गया, तो ये बच गया है 3d। और देखो
माइनस का 3 और ये भी माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 3 और माइनस का 2 तो प्लस का 1 बचेगा। और ये ऑपरेट होगा किस पे, कोस एक्स पे। तो ध्यान दे भाई, 4d में से माइनस डी गया तो 3d, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस का 3, उसमें से माइनस का 2 गया तो प्लस का 1। अब देखें ये तो कोई ना कोई नंबर है जो आ जाएगा, 2 और 1 3, तो 3 में से 2 गया तो 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो 1 है ये वैल्यू, तो इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, 1 से गुणा करने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 और 1 3, 3 में से 2 गया तो 1, ठीक है, तो इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो 1 हो गई। इसकी बात कर लेते हैं d-1 की। हाँ भाई, d-1 में क्या होगा बताओ, यही तो जीरो बना रहा था ई पे पावर वालों में, और जो भी गुणनखंड जीरो बनाए उसकी पावर देख लिया करते हैं हम। तो इस d-1 की पावर कितनी है, ई पे पावर वालों का तरीका यही है ना कि जो भी गुणनखंड जीरो बनाए उसकी पावर देख लिया करते हैं। तो d-1 की पावर कितनी है, 1। तो इसके रिगार्डिंग क्या आ जाएगा, x पे पावर 1 है अपॉन 1 फैक्टोरियल, और ये ई पे पावर x ऐसे कैसे, क्लियर। और ये जो 3d+1 चल रहा है साथ में प्लस में, इसको कैसे सोल्व करेंगे, अब ये भी तो बताया था मैंने, संयुग्म में से गुणा भाग, तो 3d-1 से ऊपर नीचे गुणा भाग, तो 3d+1 3d-1 कोस x, ठीक है। तो ये है x ई पे पावर x प्लस, देखो 3d+1 3d-1 कितना हो गया भाई, a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर मतलब 9d² माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, तो a प्लस बी a माइनस बी उस तरीके से। और यह है कोस x, तो ये आ गया x ई पे पावर x प्लस, अब आ गया d², तो d² की जगह माइनस a² आ गया ना भाई d², तो d² की जगह माइनस a², तो a की वैल्यू अगेन 1 है, तो a की वैल्यू फिर से 1 है, तो d² की जगह a², तो -1²। आप ध्यान दे भाई क्या होगा, x ई पे पावर x, ये कितना हो गया देखो, माइनस का 9 और माइनस का 1, तो ये हो गया माइनस का 10, ठीक है। ऊपर क्या मिलेगा, 3 तो ऐसे कैसे, d जब कोस x पे ऑपरेट होगा तो d मतलब डेरिवेटिव, और कोस का डेरिवेटिव माइनस का साइन, ठीक है, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, और -1 कोस के साथ मल्टीप्लाई होके माइनस कोस x, ठीक है, इस तरीके से। अब माइनस तो आप कॉमन लेके इस माइनस को प्लस बना सकते हो, तो माइनस तो कॉमन आके इसको बना दिया प्लस, तो ये बच जाएगा 3 sin x प्लस कोस x बटा 10, तो ये पी आई, ठीक है, इस तरीके से। तो ये पी आई है, ये सी एफ है, तो सी एफ प्लस पी आई, इस तरीके से व्यापक हल दे दिया जाएगा। तो इसे नोट करें। आप ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, पहले 4 डिस्कस कर रहा हूं मैं, ठीक है, 3 भी करेंगे लेकिन पहले 4, ठीक है। तो ध्यान दें क्या है क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 तो यह है d2y अपॉन dx2 माइनस 4dy/dx प्लस 4y बराबर ई पे पावर 2x प्लस साइन 2x, ठीक है। पहले पूछा हुआ है कब कब, उदयपुर में 2003 में, अजमेर में 2007 में, बीकानेर में 2008 में, तो 3 यूनिवर्सिटी में आ चुका है भाई। तो d2y/dx2 माइनस 4dy/dx प्लस 4y बराबर ई पे पावर 2x प्लस साइन 2x। तो देखो सॉल्यूशन जब करेंगे तो वही d/dx, पता है क्या लिखना है, कैपिटल D इसकी जगह, तो
तो ये हो जाएगा कैपिटल डी स्क्वायर वाई माइनस 4 कैपिटल डी वाई प्लस 4 वाई बराबर ई पे पावर 2x प्लस साइन 2x। ठीक है, y कॉमन ले लो तो डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4y। तो ई पे पावर 2x प्लस साइन 2x। ठीक है, इस तरीके से। तो अब ध्यान दें सहायक समीकरण। हाँ भाई, कैसे लिखते हैं सहायक समीकरण? डी स्क्वायर मतलब कि जो डी हो उसकी जगह m, तो माइनस 4m प्लस 4 बराबर 0। तो एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, इस तरीके से। अब ये है क्या, इसको यदि आप ढंग से देखो तो ये है क्या एक्चुअल में, यह है m माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो द्विघात समीकरण है वो क्या है, m माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो m के दो मान मिल गए, 2 और 2, तो 2 ही 2 बार रिपीट हो गया, तो 2 पुनरावृत मूल है। तो पुनरावृत्ति वाले केस में CF कैसे लिखते हैं कि वास्तविक तथा समान हो, इक्वल एंड रियल रूट्स। तो ये लिखते हैं C1 प्लस C2x ई पे पावर 2x। इस तरीके से CF लिखा जाता है। तो लिख दिया CF। अब ध्यान दे PI। अब ध्यान दे PI। तो PI 1 अपॉन एफ ऑफ डी क्यू एक्स, ये है PI 1 अपॉन एफ ऑफ डी क्यू एक्स। अब ध्यान दे इसमें कि क्यू एक्स की जगह क्या है, ई पे पावर 2x प्लस साइन 2x। तो 1 अपॉन एफ ऑफ डी, तो एफ ऑफ डी की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ डी की वैल्यू है डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4। और क्यू एक्स की जगह है ई पे पावर 2x, तो क्यू एक्स की जगह ई पे पावर 2x प्लस साइन 2x। अलग अलग कर लो, तो डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 ई पे पावर 2x के साथ अलग से ऑपरेट होगा, और डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 साइन 2x इसके साथ अलग से ऑपरेट हो जाएगा। तो ई पे पावर 2x के साथ अलग से, साइन 2x के साथ अलग से। ठीक है, सही है यहाँ तक। अब ध्यान दे भाई, जब आप ये 2 यहाँ पे रखोगे तो होगा क्या, कि जब आप ये 2 यहाँ पे रखोगे तो होगा क्या, यहाँ पे आप 2 रखोगे तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर, डी की जगह 2 रखते ही 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 4। ठीक है, तो कुल मिला के 2 का वर्ग भी 4, ये 4 दूनी 8 और ये 4, तो 4 और 4 8, तो 8 माइनस 8 0, तो 0 आ गया। ठीक है, और 0 वाले केस में आपको पता ही है, जब भी ई पे पावर के अंदर 0 आ जाए तो गुणनखंड कर लिया करते हैं। तो इसके गुणनखंड करो, इसको फैक्टराइज करो, किया तो था भी, क्या था ये, m माइनस 2 का होल स्क्वायर मिला था, मतलब ये है d माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो d माइनस 2 का होल स्क्वायर है ये। ठीक है, और साइन के केस में हमें पता ही है कैसे करना है। साइन के केस में पता है ना भाई, डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये रहा डी स्क्वायर, इसकी जगह माइनस ए स्क्वायर। तो ए की वैल्यू 2 है, तो डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू 2 है तो माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4। ठीक है, साइन 2x पे ऑपरेट हो जाएगा। अब देखो ये 0 दे रहा था ना, देखो रख के देखो, ई का गुणांक, ई के पावर में जो x है उसका गुणांक 2, तो 2 माइनस 2 0, यही दे रहा था 0। तो इसकी पावर देख लेंगे कितनी है, तो इसकी पावर 2 है ना, तो x पे पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो x पे पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ई पे पावर 2x इसे। यहाँ देखो 2 का वर्ग माइनस 4 आएगा, माइनस का चिन्ह तो आगे है ही, 2 का वर्ग माइनस 4 और ये प्लस 4 कट जाएगा, और ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 4d, और यह है साइन 2x। क्लियर।
इस तरीके से। और अब 1/d, देखो आप चाहो तो मैंने बताया था अकेला d बच जाए तो d से ऊपर नीचे गुणा करके d² बना लेते हैं, या फिर 1/d का तो हमें मतलब भी पता है, मैंने बताया था आपको एक बार 1/d का मतलब समाकलन बताया था। 1/d किसका सूचक है? समाकलन का। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ तो x² 2 की वैल्यू 2 ही होती है, e⁻²x। तो 1/4 ऐसे कैसे, 1/d का मतलब समाकलन, तो sin 2x का समाकलन माइनस cos 2x/2, ठीक है। तो sin 2x का समाकलन हो गया माइनस cos 2x/2। तो ध्यान रहे d का मतलब समाकलन केवल 1/d। 1/d + 1 1/d + 2 होता तो वही संयुग्म में से गुणा भाग करता। तो कुल मिला के ये आ गया x² 2 e⁻²x माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 1/8 cos 2x, ठीक है। तो अब व्यापक हल लिख लें। तो व्यापक हल क्या होता है? y बराबर CF + PI। तो CF है C1 + C2x e⁻²x, PI है x² 2 e⁻²x + 1/8 cos 2x, ठीक है। इस तरीके से तो इसे नोट करें कि क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे। तो ध्यान दें, आज हमने जितने भी सवाल किए वो सब नॉन जीरो केस वाले थे कि हम क्या कर रहे थे, साइन कोस का QX की वैल्यू sin AX या cos AX टाइप की थी, हम d² की जगह -a² रख के निकाल रहे थे। तो जितने भी ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें भी आपको f ऑफ -a² 0 नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो d² की जगह -a² रखो, d³ है तो उसको d² × d लिखो और d² की जगह -a², अकेला d है तो फिर संयुग्म में से गुणा भाग करके, ठीक है। तो इस तरीके से उन सवालों को सोल्व कर लें। वो वाला केस जिसमें f ऑफ -a² 0 हो जाएगा वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 उसी टाइप का है, और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं। तो जितने क्वेश्चन आपसे हो जाएं उतने क्वेश्चन आप ट्राई कर लें, फिर अगली क्लास में डिस्कस करेंगे बाकी जितने भी क्वेश्चन बच जाते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में।